डियर स्टूडेंट्स ऑफ LLB सेकेंड ईयर। जैसा कि आप देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स पे हमारे लेक्चर चल रहे हैं और पिछले टर्न पे हमने आर्टिकल 21 कंप्लीट किया था। पूरे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19, 14, 19 और 21 इसको बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और इस क्रम में मैंने आर्टिकल 14, 19 और 21 को कंप्लीट किया विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस और मैंने बहुत सारे केसेस के रेफरेंसेस भी दिए। लेकिन इस बीच कुछ आर्टिकल ऐसे भी हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, वो भी हालांकि 14, 19 और 21 जितने तो नहीं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट के एसेंशियल पार्ट है। उसमें एक आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22। तो 20 को मैं जंप कर गया था, इसलिए मैं आज 20 पे डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आपको ध्यान हो, इस स्लाइड का पिछले जो लेक्चर्स के सीरीज में हमने ये स्लाइड दी थी, जिसमें आप देख रहे थे कि पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में है 12 से 35, उसमें कुछ अधिकारों के ग्रुपिंग्स हैं और वो ग्रुपिंग्स मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की थी। राइट टू इक्वालिटी सबसे पहले 14, तो शुरू तो है 12 से लेकर 35 तक में, लेकिन 12 में और 13 में इटसेल्फ कोई राइट नहीं है। हालांकि 12 में स्टेट की डेफिनेशन है और 13 में लॉ की डेफिनेशन है, जिसको मैंने अच्छे से डिस्कस किया है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। जहाँ तक फंडामेंटल राइट की बात है तो इसको इस तरह से ग्रुप किया गया है। राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 में स्पेशली है, लेकिन ये 14 से 18 तक है, ठीक है। तो इसको हम 18 तक बताते हैं। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम के नाम से जो ग्रुप आर्टिकल्स है वो 19 टू 22 तक है। और उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो 23 और 24, 23 एंड 24 में है। इसी तरह से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो 25 से 28 तक है और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 एंड 30 तक है और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 टू 35 तक है, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 12 और 13 में डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स और डेफिनेशन ऑफ लॉ, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ। राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत 4 जो आर्टिकल कवर होते हैं 19, 20, 21, 22। इसमें आर्टिकल 91 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ETC। तो उसमें 19(1) में 1 से लेकर 6 तक के सब क्लॉजेज हैं, जिसमें हमने 19(1) और रीड विथ 19(2) सब क्लॉज 2 पे मैंने लेक्चर दिया, जो फ्रीडम ऑफ राइट स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे की बात करता है। बाकी 19 सब क्लॉज 2 और ऑनवर्ड अभी छूटा हुआ है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूं, और आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसकी आगे चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 20 क्या कहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्टिकल 20 का जो प्रोविजन है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए उसको जो कन्विक्शन होगा उससे एक प्रोटेक्शन देता है। तो प्रोटेक्शन का क्या अर्थ है? ऐसा है नहीं कि कोई व्यक्ति अपराध करेगा और सजा नहीं पाएगा। अपराध अगर करेगा तो सजा तो पाएगा निश्चित तौर पर, लेकिन उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिससे कि उसके साथ इनजस्टिस न हो, और इस संबंध में ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है, प्रोविजंस करता है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, द प्रोटेक्शन कंटेन्ड इन आर्टिकल 20 इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन, सिटीजन और नॉन सिटीजन। तो चूंकि आर्टिकल 21 में पर्सन वर्ड यूज किया गया है और हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि पर्सन में सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों इंक्लूड होते हैं, इसलिए फर्स्ट थिंग तो ये है कि आर्टिकल 20 का जो प्रोटेक्शन है वो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को है। सेकेंड पैराग्राफ में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, द टर्म पर्सन इन आर्टिकल 20 ऑल्सो इंक्लूड्स अ कॉर्पोरेशन एंड अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या कॉर्पोरेट एंड अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी
which is accused, prosecuted, convicted और punished for an offense। तो यहाँ पे 4 वर्ड यूज किया गया है और लॉ के स्टूडेंट्स होने के नाते इन चारों वर्ड का क्या मीनिंग है बहुत अच्छी तरह से आप समझते हैं। एक्यूज्ड यानी अभियुक्त, जिस पर किसी तरह का कोई आरोप लगाया गया है। प्रोसिक्यूट यानी जिसको कि प्रोसिक्यूट किया गया, जिस पर आरोप पत्र दाखिल हो चुका है यानी चार्ज फ्रेम हो चुका है। कन्विक्टेड, कन्विक्टेड का मतलब क्या है कि वो अभियुक्त घोषित हो चुका है यानी मामले की सुनवाई हो चुकी है और न्यायालय के द्वारा निर्णित किया जा चुका है कि वो अभियुक्त है, उसने अपराध किया है, दोषी है। और पनिश्ड, पनिश का मतलब जिस दोष का आरोप उसके ऊपर साबित हुआ उस दोष के लिए उसको क्या पनिशमेंट दिया गया है, ठीक है, तो उसकी सजा सुना दी गई है और वो सजा के अंतर्गत सजा काट रहा है, पनिश्ड है यानी वो सजा भुगत रहा है। फॉर एन ऑफेंस, क्योंकि ये सारी कार्रवाई किसी अपराध के संबंध में ही होती है, क्योंकि अगर अपराध नहीं है तो फिर वो सिविल कार्रवाई हो जाएगी। तो अपराध के संबंध में जो भी कार्रवाई होगी, चाहे वो एक्यूज्ड के रूप में, प्रोसिक्यूटेड, कन्विक्टेड, पनिश्ड, वो एक कॉर्पोरेट भी हो सकता है और अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी भी हो सकता है। कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट और इनकॉर्पोरेट बॉडी के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो जूरिस्प्रूडेंस का मैटर है और आपने जूरिस्प्रूडेंस सेकेंड ईयर में पढ़ा है अच्छे से या पढ़ रहे होंगे। तो इस तरह से आर्टिकल 20 जो है उसमें 3 सब क्लॉजेज हैं और 3 सब क्लॉजेज 3 अलग अलग चीजों की चर्चा करता है। ये यूरोपियन लॉ का, कॉमन लॉ का कंसेप्ट है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की बात की गई है। इसका अर्थ यह है कि कोई भूतलक्षी कानून जो है उसके संबंध से सुरक्षा। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत शॉर्ट में आपको यह बता दें कि जो कॉमन लॉ में डेवलपमेंट है लॉ का, उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी पूर्वगामी कानून के अंतर्गत, ठीक है, जो यानी ऑफेंस होने के समय वो कानून नहीं था और बाद में लागू हुआ, उस कानून के अंतर्गत उसको सजा नहीं दी जा सकती। इसको पोस्ट फैक्टो लॉस कहते हैं। डबल जियोपार्डी, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 डबल जियोपार्डी से प्रोटेक्शन की बात करता है। क्योंकि प्रोटेक्शन वर्ड शुरू में ही लगा हुआ है, तो किन चीजों से प्रोटेक्शन, तो एक्स फैक्टो लॉस से प्रोटेक्शन, डबल जियोपार्डी से प्रोटेक्शन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन। डबल जियोपार्डी क्या है कि किसी भी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं मिलेगा, यानी एक ही काम के लिए 2 बार उसको सजा नहीं दी जाएगी। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं को आत्मग्लानि करने से सुरक्षा मिलेगी, यानी किसी को अपने बारे में कबूल करने, अपने अपराध को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 कंसेप्ट है जो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत दिए गए हैं। अब हम एक एक करके इसकी चर्चा कर लेते हैं कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 क्या है और उसका कोर्ट का क्या इंटरप्रिटेशन है। तो सबसे पहले आप देखिए एक्स पोस्ट फैक्ट टू लॉ, ये इसका अर्थ क्या है, सॉरी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1। एन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज इज ए लॉ which is enacted subsequent to some occurrence, that is the commission of some act or offense. Ex post fact laws are following 3 kinds. पहले तो यहां तक का अर्थ आप समझ लें कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपली ये है कि जब भी कोई काम कर दिया गया, कोई कार्य किया गया, एक्ट या ओमिशन, और उस एक्ट या ओमिशन को करते समय वो किसी भी तरह से अपराध नहीं था और बाद में कोई ऐसा कानून आ गया जिसके द्वारा उस एक्ट या ओमिशन को अपराध घोषित कर दिया गया, तो किसी भी व्यक्ति को उस कानून से पहले किए गए कार्यों के संबंध में उस कानून को एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज कहा जाएगा। सिर्फ इतना अर्थ है इसका, ठीक है। And ex post facto laws is a law which is enacted subsequent to some occurrence, यानी कोई कार्य, कोई घटना हुई, उसके बाद अगर कोई कानून लागू किया गया है, कोई कानून बनाया गया है, द कमीशन ऑफ सम एक्ट और ओमिशन, उस कार्य या ओमिशन के संबंध में, तो इस ऐसे कानून को एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज कहा जाएगा।
इसके बाद इसके क्या फॉर्म है, तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज आर फॉलोइंग 3 काइंड्स। ये 3 तरह के लॉज होते हैं, यानी ये जो लॉ है इसके 3 प्रकार सामने आते हैं। पहला प्रकार है अ लॉ विच डिक्लेयर्स सम एक्ट और ओमिशन एज एन ऑफेंस फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट एक्ट और ओमिशन। ठीक है, तो कुछ ऐसे लॉज होते हैं, पहला जो कि कोई ऐसा कार्य या ओमिशन, जिसको कि आप ओमिशन वर्ड लॉ में आप बहुत पढ़ चुके हैं, तो कोई एक्ट या ओमिशन किया गया, उसके कंप्लीट होने के बाद कोई लॉ लाकर उसको ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया पहली बार। तो ये तो एक पहला नेचर होता है उसका। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अंतर्गत ये किया जाता है कि कोई कार्य कर दिया गया, किया हुआ है, और बाद में कानून लाकर पहली दफा उस कार्य को अपराध घोषित कर दिया जाता है। दूसरा, अ लॉ विच enhances the punishment or penalty for an offense subsequent to commission of that offense। इसमें जब एक्ट लाया गया उससे पहले भी वो कार्य या ओमिशन ऑफेंस रहा होगा, लेकिन उसकी पनिशमेंट बहुत कम रही होगी या हो सकता है ना रही होगी। यानी वो कार्य या अगर वो कार्य ऑफेंस के तौर पर है तो निश्चित तौर पर पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि वो जमानती अपराध हो, उसकी सजा 3 वर्ष से कम हो, और उस कार्य के होने के बाद कोई कानून लाकर उसकी जो सजा है उसको बढ़ाकर 3 वर्ष से कर 7 वर्ष या आजीवन कारावास कर दिया गया हो। तो दूसरा प्रकृति एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का ये होता है, पहले में तो उस कार्य को अपराध घोषित किया गया हो, अब कार्य होने के बाद कानून लाकर उस कार्य को अपराध घोषित कर दिया गया हो। दूसरा ये कहता है कि कार्य होने के बाद कोई कानून लाकर उस कार्य के लिए जो सजा है उसमें वृद्धि कर दी गई हो। और तीसरा ये कहता है कि अ लॉ विच प्रिस्क्राइब्स अ न्यू एंड डिफरेंट प्रोसीजर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एन ऑफेंस सब्सिक्वेंट टू द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस। ठीक है, ये प्रोसीजर की बात करता है कि कोई कार्य होने के बाद उसकी जो प्रोसीजर है, प्रोसिक्यूशन का जो प्रोसीजर है, उसमें चेंज कर दिया गया, क्योंकि अ लॉ विच प्रिस्क्राइब्स अ न्यू एंड डिफरेंट प्रोसीजर फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस सब्सिक्वेंट टू कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस। कोई ऐसा कार्य, इसमें ऑफेंस दोनों जगह है, यानी कानून लाने के पहले भी वो ऑफेंस ही था और कानून लाने के बाद भी ऑफेंस है, लेकिन उसकी प्रक्रिया में अंतर कर दिया गया। ठीक है, तो ये काफी कुछ जो है पिछले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब दूसरा वाला होगा तो तीसरा वाला आराम से होगा इजीली, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पेटी ऑफेंसेस है उसकी समरी ट्रायल होती है और जो हीनियस क्राइम है उसका सेशन ट्रायल होता है। तो अगर कोई कार्य जो पहले पेटी ऑफेंसेस रहा होगा, उस कार्य के बाद कोई कानून लाकर अगर उसको जमानती या पेटी ऑफेंसेस से निकालकर हीनियस क्राइम की कैटेगरी में डाल दिया गया, तो तीसरा वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि पहले उस कंडीशन में उसका समरी ट्रायल होता, लेकिन अब चूंकि हीनियस क्राइम हो गया तो अब उसका सेशन ट्रायल होगा, न कि समरी ट्रायल। ठीक है, ट्रायल, ये चीजें थोड़ी सी आपको सेकेंड ईयर में समझने में आसान नहीं होगी, क्योंकि ये थर्ड ईयर में जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे एलएलबी फाइनल ईयर में, तो वहां पे इस चीज को पढ़ेंगे। यहाँ बस शॉर्ट में मैं इतना बता देता हूँ कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो किसी ऑफेंस के लिए जब ट्रायल किया जाता है तो उसके ट्रायल के 3 तरीके होते हैं। सेक्शन 225 से लेकर 265 तक के अंतर्गत 3 तरह के ट्रायल हैं। उसमें सेशन ट्रायल है, उसमें वारंट ट्रायल है और उसमें समरी ट्रायल है। और वारंट ट्रायल के फर्दर जो है 2 क्लासेस हैं, वारंट ट्रायल ऑन सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड वारंट ट्रायल ऑन सबमिशन ऑफ अदर देन पुलिस रिपोर्ट। तो बेसिकली ये वारंट ट्रायल ही है। तो सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल एंड समरी ट्रायल 3 तरह के ट्रायल हैं। समरी ट्रायल जनरली उन मामले में होता है जो छोटे ऑफेंसेस होते हैं, जिसमें 1 साल या 2 साल की विद जुर्माना होता है पनिशमेंट। और सेशन ट्रायल वो होता है जो गंभीर प्रकृति का अपराध है, जिसमें कि कैपिटल पनिशमेंट या मृत्यु दंड तक की सजा दी जाती है। और वारंट ट्रायल
2 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक के जो दंड से दंडित अपराध है उसमें वारंट ट्रायल किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि ट्रायल का यहाँ पे सेकेंड और थर्ड का क्या मीनिंग है। तो एक तो मान लीजिए कि जैसे जेब काटना, किसी की जेब कतरी करना पहले एक छोटा अपराध था, इसमें 2 साल की सजा थी, और बाद में कोई एक्ट लाया गया, उस एक्ट में लाकर उसकी सजा बढ़ा के 7 साल कर दी गई। तो नेचुरली पहले अगर उसकी पेटी ऑफेंसेस के तौर पर समरी ट्रायल होती थी, तो जैसे ही सेकंड क्लॉज के अंतर्गत उसकी सजा बढ़ा के 7 साल की गई, अब यहाँ पर पहले अगर उसका समरी ट्रायल होता था तो अब इस मामले में उसका वारंट ट्रायल होगा। ठीक है, तो ये 3 तरह से एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज काम करता है। या तो बाद में लॉ लाकर किसी कार्य को अपराध घोषित कर दिया जाता है, या पहले से कोई कार्य है लेकिन उसके पनिशमेंट को बढ़ा दिया जाता है, और तीसरा पहले से अगर उसकी प्रक्रिया कोई है तो उस प्रक्रिया को डिफरेंट बना दिया जाता है। तो ये 3 तरह के एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स protection only in respect of above first 2 categories of ex post facto laws। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि सेक्शन आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 जो है वो केवल इस तीनों कैटेगरी में से कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 से प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद के जो नेक्स्ट प्रोविजन है, ये आर्टिकल 21 का जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो एज इट इज यहाँ पर लिया गया है। आर्टिकल 21 रीड्स एज नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस नॉट बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी greater than the which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of an offense। इसको हिंदी में एक बार मैं पढ़ देता हूं तो जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। 20 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। तो अब आप पूरे ड्राफ्ट को पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस ड्राफ्ट में केवल एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के जो 3 काइंड्स हैं, 3 प्रकार है, उसमें से प्रकार 1 और प्रकार 2 से ही ये संरक्षण प्रदान करता है। यानी अगर कोई कानून नहीं है तो उस कार्य के लिए जिसको अपराध घोषित नहीं किया गया उसे कोई सजा नहीं दी जा सकती, और अगर कोई अपराध है भी और उसके लिए सजा में जिस समय वो किया गया उस समय जो प्रवृत्ति विधि है उसके अंतर्गत जितनी सजा है उससे ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। तो ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है आर्टिकल 20 का, ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अब कल नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है उसकी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।